हेलो स्टूडेंट्स एंड ऑल द व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं फिज़िक्स केमिस्ट्री क्लास XI एंड XII की मिक्स में कुछ MCQs हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये ग्रांड टेस्ट है बिफोर द एंट्री टेस्ट ऑफ म्यूट। ठीक है, क्योंकि मेरान की एंट्री टेस्ट की डेट्स भी अब आ चुकी हैं 24, 25 और 26। ये फॉर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, उसके बाद मेडिकल स्टूडेंट्स एंड अदर ग्रुप्स की होंगी। तो एक बात मैं आप सबको बता दूं कि इसी चैनल पे मैंने बहुत सारे वीडियोस अपलोड कर दिए हैं, जिसमें मैंने सैम्पल पेपर्स, पास पेपर्स मेरा इंडस्ट्री के। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे और चैनल पे न्यू है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि मेरे अपकमिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। ठीक है, और एक इम्पॉर्टेंट बात आप सबको बता दूं कि मैं एक मॉक टेस्ट कंडक्ट करने जा रहा हूं फॉर द ECAT स्टूडेंट्स के लिए जिनकी टेस्ट 24, 25 या 26 डेट पर है, वो इस मॉक टेस्ट को ज्वाइन कर सकते हैं फॉर द एक्सपीरियंस के लिए। ठीक है, इस मॉक टेस्ट की डेट 22 जून को होगी और इस डेट रखने का मेरा मकसद ये है कि स्टूडेंट्स को एक्सपीरियंस हो जाए कि कौन से सेक्शन में हमें कितना टाइम देना है और कौन से सेक्शन में कितना टाइम देना है। तो अपने एक्सपीरियंस के लिए जो भी आपका दोस्त हो, आपके रिलेटिव या जिस एकेडमी में आप पढ़ रहे हैं, तो अगर आप एक्सपीरियंस के लिए दे रहे हैं तो अच्छी बात है बहुत ही, आप लाजमी ये मॉक टेस्ट ज्वाइन करिएगा। ठीक है, इस मॉक टेस्ट की जितनी भी डिटेल्स है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। पहले आप वो फॉर्म सबमिट करेंगे, उसके बाद इस मॉक टेस्ट की पेमेंट होगी 200 आप पेमेंट सेंड करेंगे। उसके बाद आपको रजिस्टर्ड ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा और आपकी टेस्ट कंडक्ट हो जाएगी 22 जून पे। ठीक है, और आपकी ऑनलाइन ही रिज़ल्ट अपलोड कर दी जाएगी। तो जितने भी स्टूडेंट्स विलिंग हैं इस मॉक टेस्ट को ज्वाइन करने के लिए, तो वो डिस्क्रिप्शन में जाएं और पहले रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करें, उसके बाद बाकी डिटेल्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर को। आज के इस सेक्शन में हम डिस्कस करने वाले हैं केमिस्ट्री के MCQs, जिसमें पहला MCQs है वो है विच आर द फॉलोइंग इज़ एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हम किसे कहते हैं? ऐसी प्रॉपर्टी जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पर डिपेंड करती हो। ठीक है, सच ए प्रॉपर्टी विच इज़ डिपेंडेंट ऑन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड एक्सटेंसिव। तो आपके पास ऑप्शन हैं डेंसिटी, टेम्परेचर, वॉल्यूम, प्रेशर। तो करेक्ट ऑप्शन है वॉल्यूम। वॉल्यूम जो है ये आपका अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पर डिपेंड करता है। डेंसिटी, टेम्परेचर, प्रेशर जो है ये आपके पास अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पर डिपेंड नहीं करते। ठीक है, आप एक वाटर का एग्जांपल ले लें। अगर वाटर आपका एक बड़े से पॉट में हो या छोटे से गिलास में, लेकिन वाटर की जो डेंसिटी है वो हमेशा सेम रहेगी, तो इसकी वजह से वाटर आपके पास इंटेंसिव प्रॉपर्टी है और वॉल्यूम आपके पास एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। सेकंड क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इज प्रेजेंट इन मिथेन। ठीक है, CH4 मिथेन में कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है? sp, sp2, sp3 या sp3d। तो इसके बाद जो करेक्ट ऑप्शन है वो है sp3। ठीक है, क्योंकि कार्बन, यहाँ पे जो कार्बन के 4 सिग्मा बॉन्ड्स हैं विद हाइड्रोजन, इसकी वजह से इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन वो sp3 होगी। ठीक है, नीचे मैंने एक्सप्लेनेशन भी लिख दिया, आप एक्सप्लेनेशन को पढ़ भी सकते हैं। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ नाइट्रोजन एटम। क्योंकि एटॉमिक नंबर नाइट्रोजन का 7 है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ग्राउंड स्टेट के नाइट्रोजन में कितने हैं? 1, 2, 3 और 4। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 3। ठीक है, क्योंकि नाइट्रोजन के ग्राउंड स्टेट में, क्योंकि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, तो इसके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ग्राउंड स्टेट में कितने होंगे? 3 होंगे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, एक्सप्लेनेशन आप देखें, नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन जो है वो 1s2, 2s2 एंड 2p3 होगी विद 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन 2p ऑर्बिटल। तो ऑर्बिटल में कितने होंगे? 2p ऑर्बिटल में 3 ही इलेक्ट्रॉन होंगे जो अनपेयर्ड होंगे, तो इसकी वजह से 3 ऑप्शन करेक्ट है। फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट इज़ द pH ऑफ 0.001 MHCl। यानी अगर 0.001 MHCl सॉल्यूशन में है तो उसकी pH क्या होगी? तो pH को अगर आप फाइंड करना चाहते हैं तो इसका फार्मूला होता है pH इज इक्वल्स टू माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव आइंस। ठीक है, तो 0.001 MHCl की है तो आप वैल्यूज़ पुट करेंगे और आप ये लॉगरिथम फाइंड करेंगे तो आपको आंसर जो मिलेगा वो मिलेगा 3। ठीक है, वैसे भी अगर आप इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें तो 0.001 को आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो ये होगा 10⁻³ अगर माइनस को आप रिमूव करें तो 3 जो होगा ये आपके पास pH कहलाती है। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन है विच आर द फॉलोइंग कंपाउंड्स हैज़ द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा किसकी होगी? हमेशा याद कर दीजिएगा, बॉइलिंग पॉइंट हमेशा ज़्यादा उसकी होती है जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्गेस्ट होती है। ठीक है, आपके पास ऑप्शन है CH3OH, CH3CH2OH, CH3OCH3 या C2H6। ठीक है, तो यहाँ पे जो सारे ऑप्शन हैं इसमें इथेनॉल CH3CH2OH ये है आपका कहलाता है इथेनॉल। ठीक है, इथेनॉल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है, तो इसकी वजह से इथेनॉल की जो हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट है वो सबसे ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू मिथेनॉल CH3OH
डाईमिथाइल ईथर या आपके पास ईथेन, इन सब में से ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट जो है आपके पास इथेनॉल की ज़्यादा होगी, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट है इसकी वजह से। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 6 क्वेश्चन है, विच आर द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेट फंक्शन। ठीक है, तो स्टेट फंक्शन कौन सा नहीं है, इंथैल्पी, इंट्रोपी, वर्क या इंटरनल एनर्जी। तो स्टेट फंक्शन हम किससे कहते हैं, कौन सा आपके पास स्टेट फंक्शन होता है, कौन सा नहीं होता, आप एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। एक्सप्लेनेशन में लिखा गया है कि वर्क डिपेंड्स ऑन द पाथ टेकन अनलाइक स्टेट फंक्शन विच डिपेंड्स ओनली ऑन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। इनिशियल फंक्शन हम उसे कहते हैं जो इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंडेंट हो, तो उसे हम कहते हैं स्टेट फंक्शन। ठीक है, अगर इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड ना करे तो उसे हम कहते हैं वो आपका कहलाता है जो स्टेट फंक्शन ना हो। तो यहाँ पे वर्क जो है ये आपके पास स्टेट फंक्शन नहीं है। एंथैल्पी, इंट्रोपी एंड इंटरनल एनर्जी ये तीनों जो है आपके पास स्टेट फंक्शन कहलाते हैं। ठीक है, इसके बाद 7 क्वेश्चन है, द स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर। तो वाटर की फॉर्मेशन में एंथैल्पी क्या होगी, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो या कैन नॉट बी डिटरमाइंड। क्योंकि आपको पता है फॉर्मेशन ऑफ वाटर जो है ये आपके पास एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, और एक्सोथर्मिक प्रोसेस में हमेशा चेंज इन एंथैल्पी जो होती है हमेशा नेगेटिव होती है। तो उसका करेक्ट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नेगेटिव। यानी फॉर्मेशन ऑफ वाटर इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस ड्यू टू विच इट्स एंथैल्पी यानी चेंज इन एंथैल्पी क्या होगी, नेगेटिव होगी। 8th क्वेश्चन है, विच आर द फॉलोइंग इज लेविस एसिड। तो कौन सा लेविस एसिड है, NH3OH नेगेटिव, BF3H2। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है BF3। BF3 आपके पास लेविस एसिड कहलाता है क्योंकि BF3 जो है ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। तो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की वजह से ही ये आपके पास लेविस एसिड बनाता है। तो इसकी वजह से BF3 जो कंपाउंड्स हैं आपके पास लेविस एसिड कहलाते हैं। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। 9th क्वेश्चन है, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इन H2SO4। H2SO4 में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करना है। तो आपको पता है हाइड्रोजन का अगर नॉर्मल स्टेट में देखा जाए तो +1 और ऑक्सीजन का -2। ठीक है, तो आप देखेंगे अगर इस कंपाउंड को आप न्यूट्रल बनाना चाहें तो हाइड्रोजन +2 और ऑक्सीजन एक -2 और ऑक्सीजन के 4 हैं तो -8। ठीक है, तो अगर आप इसको न्यूट्रल बनाना चाहें तो सल्फ़र के कितने होने चाहिए, एग्जैक्टली सल्फ़र के +6 होने चाहिए, तब भी आपके पास जो कंपाउंड है H2SO4 न्यूट्रल होगा। तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगा सल्फ़र का वो होगा +6। इसके बाद विच आर द फॉलोइंग एलिमेंट हैज़ द हाईएस्ट फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा किसकी है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, फ्लोरीन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है फ्लोरीन। क्यों फ्लोरीन की है, क्योंकि फ्लोरीन आपके पास हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड है। ठीक है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है और इसकी जो शेल के बीच में जो डिस्टेंस है वो सबसे ज़्यादा कम है। तो इसकी वजह से जो इसकी फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है वो सबसे ज़्यादा होगी। ठीक है, तो मैंने नीचे एक्सप्लेनेशन भी लिख दिया, आप वो पढ़ सकते हैं। फ्लोरीन हैज़ द हाईएस्ट फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज। स्मॉल साइज क्यों है, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इसकी वजह से इसकी स्मॉल साइज़ है और इस स्मॉल साइज़ की वजह से ही इसकी फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा है और हाईली अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है इसका ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, तो इसका फ्लोरीन डी ऑप्शन करेक्ट। 11th क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 2 लीटर्स ऑफ सॉल्यूशन। तो अगर आपको मोलरिटी फाइंड करनी है तो मोलरिटी का फार्मूला होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय लीटर्स ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, मोल्स कितने हैं 5 और लीटर्स हैं 2, आप डिवाइड करेंगे तो 2.5 मोलरिटी होगी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर ए होगा 2.5। ये फार्मूला भी याद कर दीजिएगा, मोलरिटी का फार्मूला क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट ऊपर रखेंगे, लीटर्स ऑफ सॉल्यूशन डिवाइड में रखेंगे और डिवाइड करेंगे, आपको करेक्ट ऑप्शन मिल जाएगा मोलरिटी। 12th क्वेश्चन है, विच गैस लॉ स्टेट्स दैट वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स टेम्परेचर। तो कौन सा लॉ कहलाता है कि वॉल्यूम जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के वेन आप प्रेशर को कांस्टेंट रखेंगे। तो ये कहलाता है चार्ल्स लॉ। ठीक है, चार्ल्स लॉ में ये स्टेटमेंट होती है कि वॉल्यूम जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के जब आप प्रेशर को कांस्टेंट रखेंगे। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। 13th क्वेश्चन है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन। तो करेक्ट ऑप्शन है फ्लोरीन। फ्लोरीन आपके पास हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। ठीक है, तभी तो इसकी फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है क्योंकि इसमें शेल के बीच में जो डिस्टेंस है वो सबसे ज़्यादा कम है ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर सी होगा, फ्लोरीन इज़ द मोस्ट हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। 14th क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ रिएक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन Zn+। ये आपके पास रिएक्शन है, इस रिएक्शन में कौन सा रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, सिंगल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो ये आपका कहलाता है सिंगल डिस्प्लेसमेंट। क्यों सिंगल डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जिंक जो है इसने रिप्लेस किया है किसको, कॉपर को, और एक कंपाउंड बनाया है जिंक सल्फेट, किसके साथ, सल्फेट के साथ। ठीक है, और कॉपर अलग है आपके पास, तो इसकी वजह से
ये आपका सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाता है। ठीक है, तो आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। जिंक डिस्प्लेसेस कॉपर, जिंक ने कॉपर को डिस्प्लेस किया फ्रॉम कॉपर सल्फेट फॉर्मिंग जिंक सल्फेट, और जिंक सल्फेट फॉर्म किया एंड कॉपर अलविदा, तो इसे हम कहते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, उसके बाद 15 क्वेश्चन है द बॉन्ड एंगल इन वाटर मॉलिक्यूल H2O इज अप्रॉक्सीमेटली, तो वाटर की बॉन्ड एंगल कितनी है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 104.5। ठीक है, और एक लोन पेयर की वजह से इसकी जो शेप है वो शेप कहलाती है बेंट शेप। ठीक है, इसकी शेप वाटर की बेंट शेप होती है, उसकी बॉन्ड एंगल 104.5 डिग्रीज होती है। ठीक है, ये आप याद कर दीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 16 क्वेश्चन है विच आर द फॉलोइंग कंपाउंड इज पोलर, तो कौन सा पोलर कंपाउंड है, CO2, CH4, H2O, CCl4। सब में आप देख सकते हैं CO2 की पोलरिटी अगर आप चेक करें तो इसका जीरो डायपोल मूवमेंट होगा। CH4 अगेन इसकी लीनियर स्ट्रक्चर होगी, उसका डायपोल मूवमेंट अगेन जीरो होगा। CCl4 की अगेन लीनियर स्ट्रक्चर होगी और इसका डायपोल मूवमेंट भी जीरो होगा। ठीक है, तो अगर डायपोल मूवमेंट जीरो है तो उसमें पोलरिटी नहीं है, तो पोलरिटी किस में है, वाटर में पोलरिटी है। ठीक है, H2O, तो H2O इज पोलर ड्यू टू इट्स बेंट शेप एंड डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन हाइड्रोजन एंड आटम, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, तो इसकी वजह से H2 आपका पोलर कंपाउंड है। बाकी जो है ये आपके पास नॉन पोलर कंपाउंड है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जीरो है विद लीनियर स्ट्रक्चर एंड बॉन्ड एंगल 180 डिग्रीज। ठीक है, 17 क्वेश्चन है इन विच आर द फॉलोइंग सॉल्यूशन इज द सॉल्यूट कम्प्लीटली डिजॉल्व इनटू आयंस। ठीक है, तो कौन सा आपके पास ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें जो आयंस हैं वो कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं। शुगर इन वाटर, इथेनॉल इन वाटर, NaCl इन वाटर या CO2 इन वाटर। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं NaCl जो है ये आपके पास Na पॉजिटिव आयंस में टूट जाता है और Cl नेगेटिव आयंस में, तो ये आपका कम्प्लीटली वाटर में डिज़ोल्व हो जाता है। ठीक है, तो इसकी वजह से करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो होगा NaCl इन वाटर। NaCl के जितने भी आयंस हैं वो कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जाते हैं वाटर में, और डिज़ोल्व होने के बाद ही वाटर जो है इलेक्ट्रिसिटी को पास करता है, यानी कंडक्टर फिर होता है। ठीक है, अदरवाइज़ वाटर प्योर फॉर्म में कभी भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। जब ये डिसोसिएट होता है यानी सॉल्यूशन फॉर्म में, फिर ये इलेक्ट्रिसिटी को पास करेगा। तो NaCl इन वाटर ये आपका कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका C ऑप्शन करेक्ट है। 18 क्वेश्चन है द प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन इथाइलिन रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। जब इथाइलिन C2H4 हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा जब कैटलिस्ट मौजूद हो तो कौन सा कंपाउंड जनरेट होगा, इथेन, इथाइन, मिथेन या प्रोपेन। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो आपके पास इथेन। जब इथाइलिन किसके साथ रिएक्ट करेगा, हाइड्रोजन के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, तो कौन सा कंपाउंड जनरेट होगा, इथेन जनरेट होगा, C2H6। ठीक है, तो आप नीचे एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं। द हाइड्रोजनेशन, इसलिए कौन सा रिएक्शन होगा, हाइड्रोजिनेशन, क्योंकि हाइड्रोजन इसमें ऐड हो रही है। तो हाइड्रोजिनेशन ऑफ इथाइलिन C2H4 इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट फॉर्म्स हमेशा क्या फॉर्म करेगा, इथेन, C2H6। ठीक है, तो हमेशा इथेन फॉर्म होगा जब हाइड्रोजिनेशन होगी किसकी, इथाइलिन की। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको सोल्व करवा दिए केमिस्ट्री के, जिसमें मैंने दोनों केमिस्ट्री क्लास XI एंड XII दोनों के मैंने क्वेश्चंस ऐड कर दिए हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर वीडियो अच्छी लगी, वीडियो समझ में आ गई है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा, और लाजमी मॉक टेस्ट आप ये ज्वाइन करिएगा 22 जून पे। ठीक है, और उसके साथ साथ जितने भी मैंने पिछले वीडियोस अपलोड कर दिए हैं वो आप लाजमी वीडियोस देख लीजिएगा, उसके बाद ही ये मॉक टेस्ट अटैम्प्ट करिएगा, उसके बाद ही एंट्री टेस्ट लीजिएगा, इंशाल्लाह आपकी एंट्रेंस अच्छी हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।